हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। 30 डेज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर चुके हैं और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके बारे में हमें बात करनी है। ये आप कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा है, लोग मुझे राणा सर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं 30 डेज में हम आपका पूरा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर दें, और इसके बाद अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ें तो आपको उसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। तो आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। साइलेंट फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं। पहला दिया गया भाई लेंथीएस्ट है, सबसे लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इंडिया वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जितने भी गुड्स हमें मिले हमने सारी अच्छाइयां उठा के यहाँ डाल दी। फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजीली अमेंड भी नहीं किया जा सकता और इतना हार्ड भी नहीं है कि इसे अमेंड ना किया जा सके। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, हम फेडरल सिस्टम के अप्रोच को भी मानते हैं, यूनियन के भी अप्रोच को मानते हैं। एक यूनिक सिस्टम हमने बना रखा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट भी सुपीरियर है पर कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के बाद। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी हमने दे रखी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट्स हमने दिए हैं, डीपीएसपी हमने दी है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं। सेकुलर स्टेट है, यहाँ का सेकुलरिज्म जो है वो दुनिया के सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की हम लोग बात करेंगे बेटा। तो यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 साल से ऊपर के हर एक बच्चे को आप वोट देने की परमिशन देंगे। सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट और यूनियन की एक ही सिटीजनशिप चलती है। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं बहुत सारी जो वर्क करती हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। 3 टियर गवर्नमेंट है जिसमें यूनियन है, स्टेट है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। तो ये सारे साइलेंट फीचर्स हैं जो हमें दिखते हैं। पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की अगर बात करें, कंट्री की डाइवर्सिटी और वास्टनेस की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हिस्टोरिकल फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है 1935 का एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में और ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे बड़ा एक एक्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट इंडिया के लिए बनाया वो लेंथीएस्ट था। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट और सेंट्रल के लिए तो बड़ा होना जरूरी था। और इसमें हर चीज लिखी है, स्टेट को क्या करना है, सेंट्रल को क्या करना है, कंकरेंट क्या है, रिजर्व लिस्ट क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है, जुडिशरी की क्या पावर है, सिटीजन्स की क्या पावर है, स्टेट क्या एक्सरसाइज करता है, टैक्स कैसे लगे। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज इन्होंने दी थी। तो इसलिए ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। लार्ज एक्सटेंट जो है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 से लिया गया। फिर फंडामेंटल राइट डीपीएसपी जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर किए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर आप बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैबिनेट पावर्स एंड ऑल हैं, ये सारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे लिए फेमिलियर था तो हमने इसके फैक्ट्स को बिल्कुल नहीं डिनाई किया। हमने अपनी पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह ही बनाई। इसके बाद ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो प्रॉब्लम होगी। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट जितना चाहे उतनी चीजें यहाँ डाल सकती है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बड़ा मुश्किल है। आज तक 13 बार अमेंड हुआ है, 13 से 14 बार से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड नहीं हुआ। लगातार 10 अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 4 साल के अंदर ही कर दिए गए थे, जिसे राइट ऑफ सिटीजन्स बोला जाता है, फंडामेंटल राइट, वो उन्होंने डाले थे 1 से 10 तक में। तो वो अमेंडमेंट किया और कोई अमेंडमेंट किया नहीं। अब यहाँ पर कई प्रोविजंस हैं, जाहिर सी बात है कुछ के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ना 2/3 मेजोरिटी ना कुछ, वो अमेंडमेंट आप इजिली कर सकते हैं। 368 एक आर्टिकल डाला गया जिसके थ्रू कर सकते हैं। किसी में स्पेशल प्रोविजन है कोई इजिली कर सकते हो, क्योंकि जो इमरजेंसी की चीजें हैं वो तुरंत हो जानी चाहिए। टोटल जितने लोग आए हैं उनके अगर साथ में हैं तो आप आराम से इस चीज को ले सकते हैं। कुछ अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ होते हैं, तो इसके लिए टोटल सीट्स जितनी हैं उनके हाफ लोग प्रेजेंट होने चाहिए तभी होगा। तो थोड़ा पार्लियामेंट्री बाउंडेशन डाल दी गई है कि कोई
एक दिन में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ना चेंज कर दे। तो आर्टिकल 368 बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशंस देता है, इस चक्कर में इसको अमेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस बात करते हैं। भाई फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हम बिल्कुल मानते हैं। और फेडरेशन का फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है। देखिए क्या होता है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट इसलिए रखा गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन की तरह वर्क करती है, तो इस पे पार्लियामेंट्री फोर्स नहीं लग सकता। उसके बाद फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी बेस है, जाहिर सी बात है हम फेडरल हैं क्योंकि हम कई सारे स्टेट्स को मिला के बनते हैं, पर स्टेट्स को हमने अल्टीमेट पावर नहीं दी है, मैक्सिमम पावर हमने किसके पास रखी है, सेंट्रल के पास। इसीलिए हमने बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर है जो सेंट्रल करता, ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो ये सब क्या करती है, स्टेट के ऊपर सेंट्रल की मोनोपोली दिखाती हैं। और जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी इंटीग्रेटेड है किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये किसी स्टेट के कोर्ट नहीं है, इनको अलग से एक फंक्शनरी दे रखी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है ब्रिटिश से हम बहुत कुछ सीख रहे थे, तो हमने भाई ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट किया और उनके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अपने यहाँ से फॉलो कर लिया। इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह। जैसे देखिए वहां पर क्या है, अगर आप उस जगह जाएंगे तो वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है पार्लियामेंट। मतलब हमारे यहाँ एक्ट्स बनाए गए जो पार्लियामेंट को भी इनेक्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सुपीरियर है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुपीरियर है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह हमने सुपीरियर पावर नहीं दे रखी है, हमारे यहाँ इन सब की पावर कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। इसके बाद इलेक्टेड हेड होता है, हमारे यहाँ इंडियन स्टेट के पास इलेक्टेड हेड है, रिपब्लिक जो हर 5 साल बाद बदल दिया जाता है, ये हमने यूएसए से लिया है। बट इसका जो फीचर है वो हमने, जैसे ब्रिटेन में मोनार्की है जो हेड ऑफ द स्टेट होती है, उस तरह प्रेसिडेंट को हमने फर्स्ट सिटीजन बना दिया, बस और कुछ। तो ये भी एक चीज है जो हमें बताती है कि भाई हम आपके पार्लियामेंट में तो हैं, बट पार्लियामेंट से भी ऊपर हमने एक प्रेसिडेंट बैठा रखा है। प्रेसिडेंट के पास पावर कुछ भी नहीं है, बट जब इमरजेंसी आती है तो इससे ज्यादा पावर भी किसी के पास नहीं। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पार्लियामेंट्री सॉवरेन है, इसमें आप कोई भी चीज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट जो चाहे वो रूल ले सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी हमने लिया है पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और जुडिशियली सुप्रीमेसी ले ली है हमने अमेरिका से। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है बेटा, इसको आप समझिए। अगर आप बात करते हैं इंडिया की, अगर आप बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की, तो इंडियन पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी चीज है कि इसकी वेस्टेड पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो यहाँ पे वीक हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी तो हमने ले रखी है, बट सुप्रीम कोर्ट को भी हमने जो राइट्स दिए हैं वो इतने नहीं दिए जितने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ही सुपीरियर है, मतलब इनके डिसीजन को कोई काउंटर नहीं कर सकता। पर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी हम रेगुलेट करते हैं थोड़ा बहुत, मतलब समझ लीजिए इसके भी एक्ट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, उससे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट निकला है। बट बाकी अगर बात करें, अमेरिका में फेडरल नेचर है और सुप्रीम कोर्ट बहुत खतरनाक है। वहां का जो फेडरल कोर्ट है वो जो बोलता है उसको गवर्नमेंट भी डिनाई नहीं कर सकती। इसके बाद हमने लिए बेटा फंडामेंटल राइट्स। भाई आजादी का पहला पहचान होता है कि आपको क्या अधिकार दिए जा रहे हैं, तो राइट्स की जहां पे हम बात करेंगे उन्हीं को बोलेंगे फंडामेंटल राइट। तो हमको सारी चीजें दी हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे रखी है ना, हमारे पास अपना लेजिस्लेचर है, जस्टिसेबल नेचर दिया गया है इसका। हम अगर हमारी कोई भी चीज नहीं मानी जाती, भाई डेमोक्रेसी पॉलिटिकल राइट है, एक तरीके से ध्यान रखिएगा, जो बेटा आपके फंडामेंटल राइट है ये आपके पॉलिटिकल राइट्स, राइट। आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आपको फ्रीडम दी, इक्वलिटी दी, फैटर्निटी, सब कुछ दे रखा है, कल्चर एजुकेशनल राइट्स दे रखे हैं। तो ये अगर कोई भी आपको नहीं देता, इनका वायलेशन होता है तो कोर्ट जा सकते हैं। और इसके साथ आपको आर्टिकल 13, 32 और 226 दिया गया है, जिसमें हर एक चीज आपके बारे में लिखी है। तो ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। रिट की बात करते हैं, तो रिट की बात है, डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जिसमें आपका हेर्बस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी एंड क्यू वारंट आता है। तो ये 5 चीजें आपको पढ़नी है, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब आगे के लेक्चर्स आएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनाते हैं। इसके बाद बेटा डीपीएसपी दिए गए। अब डीपीएसपी क्या होते हैं, डीपीएसपी एक तरीके के प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को फॉलो करने थे,
बट जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास इतने फाइनेंशियल क्रंचेस थे कि इसको हम फॉलो नहीं कर सकते थे। तो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट भी बनाया जा सकता है और फंडामेंटल राइट को हटाकर लीगल राइट्स भी बनाया जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो बेटा फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं और लीगल राइट्स भी हैं। बट अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बाद जितने राइट्स हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो भी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डीपीएसपी को आप फंडामेंटल राइट्स में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। हमने किया भी, राइट टू एजुकेशन जो है इसको हमने मैंडेशन दे दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम पढ़ाएंगे। कब? 2001 में जाके। तो ये इसलिए किया क्योंकि तब हमारे पास फाइनेंस था। तो डीपीएसपी भी एक तरीके से आदर्श हैं जो राज्य को फॉलो करने चाहिए थे, फंडामेंटल राइट की तरह ये भी हैं। बट इसमें ये कहा गया इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि स्टेट कभी कभार हर चीज नहीं कर सकती। अब जैसे आपको सम्मान करना है फ्लैग का तो करना चाहिए, जाहिर सी बात है। एजुकेशन देना स्टेट का काम है, बट पैसा होगा तभी तो देगी। तो कई चीजें हैं जो यहाँ डाली गई। सेकुलर स्टेट है भाई, हमारे यहाँ रिलीजन को हमने अलग नहीं किया। याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलीजन अलग नहीं है, पर स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। हम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत बड़ी चीज ये है कि हम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें चलाएंगे। तो हमारे यहाँ हर एक धर्म, हर धर्म संभाव की आइडियोलॉजी चलती है। हम हज यात्रा को, हज ट्रैवल को भी फाइनेंस करते हैं, तो हमारे नाथ यात्रा को भी करते हैं, तो रथ यात्रा को भी करते हैं, क्रिश्चियंस के फेस्टिवल्स को भी बनाते हैं, सिख के फेस्टिवल्स को भी बनाते हैं। तो जितने फेस्टिवल्स हैं वो सब हम बनाते हैं। तो हम सेकुलर इन नेचर हैं। स्टेट किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती बल्कि हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है। बट सेकुलरिज्म दुनिया में क्या है, स्टेट के रिलीजन को गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग करना, उनका रिलीजन है, हम उससे बिल्कुल अलग है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की अगर बात करेंगे तो बेटा बहुत टाइम लगा लोगों को इस दुनिया में। अगर आप बात करें हमारे यहाँ मेल फीमेल दोनों को सेम टाइम पे राइट मिल गए कि आप 21 साल से ऊपर है पहले तो आप वोट दे सकते हैं। बाद में धीरे धीरे इसको किया गया कम, 18 साल कर दिया गया। और ये 61st अमेंडमेंट था 1989 का। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1888 है, तो 1989 से अब 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं हमारी कंट्री में वो सब वोट दे सकते हैं। यहाँ पर गरीब, अमीर, पुअर, रिच, क्लर्की, कोई भी क्लास हो, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको इक्वल राइट मिला है। और फ्रांस जैसी कंट्री में भी 1946 में फीमेल को राइट मिला है। इंडिया ने जैसे फ्री हुआ वैसे ही फीमेल को इक्वल राइट दे दिए। और उसके बाद बेटा हम सारे सेक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिखे पार्ट्स लिखे 1, 2, 3, 4 जो अमेंडमेंट है वो सब। तो ये सारे पार्ट्स हम लाइन से पढ़ते हुए चले जाएंगे आने वाले टाइम पे। इन सब के बारे में इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे जो आपके सामने लिखा है। पार्ट 6 जो है ये पार्ट 7 डीलिंग विद द पार्ट बी स्टेट, ये डिलीट कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट से 1956 में। और पार्ट 4th ए और पार्ट 14th ए ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। 9th ए ऐड किया था 74th अमेंडमेंट से और 97। देखिए एक लोग कहते हैं, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर अमेंडमेंट्स कैसे याद होंगे। तो अमेंडमेंट्स आपको याद नहीं करने, जो लेक्चर के साथ आपके अमेंडमेंट्स आते जाएंगे आप यहाँ ऐड करते जाइए और उनको याद करते जाइए। डेट्स इट्स, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, उससे ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत भी नहीं है। आज के इस लेक्चर में बेटा इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, जैसे आपसे कमिट किया गया है 30 दिन में आपकी पॉलिटी हम खत्म करेंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे टाइमली इसको कर पाए। तो आज के लिए इतना ही है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।